नमस्कार, मैं जनमुक्ता श्रीओम गौतम। आज कांग्रेस के ऊपर दो पूर्व सेना अध्यक्षों ने जिस तरीके से बड़े खुलासे किए, तमाम वो सारी बातें कहीं जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होती हैं, और इसकी जिक्र आज सुबह ही हुआ था जब भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के ऊपर ये सीधा आरोप लगाया था कि किस तरीके से कांग्रेस की सरकार 2006 में सियाचिन ग्लेशियर को भारत से पाकिस्तान को देने पर राजी हो गई थी या पाकिस्तान के लिए छोड़ने पर राजी हो गई थी। एक और बड़ा खुलासा जनरल बीके सिंह ने भी किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से 1962 का जब चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ था, उस समय जवाहरलाल नेहरू ने अंतिम भाषण जैसी बात कही थी असम के लोगों के साथ में, और उसमें स्पष्ट कह दिया था कि मुझे आप लोगों की परेशानियों की चिंता है। इसका सीधा मतलब था कि नेहरू असम को चीन को देने की स्थिति में पहुंच गए थे और उन्हें यह लग रहा था कि अब चीन की सेना असम को अपने कब्जे में कर लेगी। इसीलिए नेहरू असम के लोगों के साथ ऐसी बातें कर रहे थे कि अब हमें आपसे विदाई लेनी पड़ेगी, और इसको लेकर आज तक असम में राजनीति भी होती रहती है। असम के लोग आज भी मानते हैं कि भारत ने चीन के समय जब युद्ध हुआ था चीन के साथ, उस समय असम के साथ सौतेला व्यवहार करने की कोशिश की थी। इसको लेकर जनरल बीके सिंह ने खुलासा किया कि भारत की सेना 1962 के युद्ध में जिस जिस पोस्ट पर रही, चीनी उस पोस्ट से आगे नहीं बढ़ सके, लेकिन कुछ इलाके थे जहां नेहरू ने सेना को पीछे हटने के लिए कह दिया और इसी वजह से चीनी आगे बढ़ पाए। और यही हालत मैकमोहन रेखा जो थी तिब्बत और भारत के बीच में, उसके बीच भी हुई। वहां भी चीन ने एक सीधी लाइन खींच दी और उस एरिया को, पूरे के पूरे क्षेत्र को, जिसकी माप 38,244 किलोमीटर थी, उसको अक्साई चीन का नाम दे दिया गया। इसकी भी एक पुराना इतिहास था, ऐसा क्यों हुआ, और उसके लिए भी अगर कोई जिम्मेदार था तो वो भी जवाहरलाल नेहरू ही था। यानी जवाहरलाल नेहरू ने न केवल लद्दाख दिया बल्कि वो असम को भी छोड़ने को राजी हो गया था, और उसके अलावा अगर असम जाता तो अरुणाचल प्रदेश भी जाता, क्योंकि उसे भी असम का ही हिस्सा उस समय माना जाता था, नेफा उसको कहा जाता था। वैसी स्थिति में भारत का नॉर्थ ईस्ट में बहुत कम हिस्सा रह जाता, क्योंकि नेहरू की नीतियाँ पहले भी इसी तरीके की रही थी। इसी के तहत उसने बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार के पास का एक द्वीप, जिसको कोको द्वीप कहते हैं, वो भी दे दिया था बर्मा को। बाद में बर्मा ने उस द्वीप को चीन के हाथों बेच दिया। ऐसा ही एक इलाका मेघालय का भी था जो बर्मा की सीमा से लगा हुआ था। उस इलाके को भी, जिसको कोकोबा वैली बोलते हैं, उसको भी नेहरू ने बर्मा को दे दिया था। और इस तरीके से भारत की तमाम जो पावन भूमि थी उसको दूसरे देशों को देने का काम नेहरू ने किया, जैसे उसके बाप दादों की ये संपत्ति रही हो। यही बात कांग्रेस के बाद के प्रधानमंत्रियों ने जारी रखी। इसी के तहत 1989-88 में एक प्रस्ताव लाया गया जिसके तहत सियाचिन ग्लेशियर को पीस ऑफ जोन के तरह पाकिस्तान के लिए छोड़ देने की बात की गई, और इसके पीछे तर्क ये दिया गया कि इसके द्वारा शांति बनी रहेगी, पाकिस्तान की सेना आगे नहीं बढ़ेगी और हम भी इस पर ज़्यादा जोर नहीं देंगे। लेकिन उस समय के डीजीएमओ जे सिंह ने इसका विरोध किया, जिसकी वजह से वो प्रस्ताव वहीं लटक गया। उसके बाद फिर से जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई तो उस प्रस्ताव को एक बार फिर से कार्यान्वित करने की कोशिश की गई, और इसका खुलासा भी जनरल जे सिंह ने किया, जो कि भारतीय सेना के प्रमुख रहे हैं, और प्रमुख रहे वो मनमोहन सिंह के ही कार्यकाल में। उन्होंने बताया कि किस तरीके से 1988 में उन्होंने इसको रोका था, और बाद में जब 2006 में ये प्रस्ताव लगभग पूरे होने की कगार पर ला दिया गया था, तो जैसा कि श्याम शरण ने अपनी किताब में दावा किया कि एम के नारायण जो तत्कालीन जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, उन्होंने भी इस पर ऑब्जेक्शन किया, और भारतीय सेना के जो प्रमुख जे सिंह थे उन्होंने भी स्पष्ट तौर पर इस पर एक ऑब्जेक्शन किया, और उन्होंने कहा कि ये भारतीय सेना का अपमान होगा, भारत का अपमान होगा अगर हम इस तरीके से अपनी पोस्ट को छोड़ते हैं तो। और उन्होंने ये भी बताया कि सियाचिन ग्लेशियर पर पाकिस्तान कहीं भी नहीं है, वो उसके बाहर एक पुल पड़ता है, उसके बाद पाकिस्तान की पोस्ट है, तो इस तरीके से वो हमारा ही हिस्सा था और हमें उसको छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन सरकार इस तरीके की बातें कर रही थी क्योंकि वो राजीव गांधी का प्रस्ताव था कि उस क्षेत्र को शांति का क्षेत्र बना दिया जाए, उसको युद्ध क्षेत्र, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र की बजाय दुनिया का सबसे ऊंचा शांति क्षेत्र बना दिया जाए। तो कांग्रेस के जो भी प्रधानमंत्री रहे, चाहे जवाहरलाल हो, चाहे राजीव, ये सब के सब, या फिर मनमोहन सिंह, इनके लिए भारत की भूमि का कोई मोल नहीं रहा।
और जैसा कि जनरल बीके सिंह ने बताया कि किस तरीके से 1950 के आसपास जब चीन के अंदर कम्युनिस्ट क्रांति होती है और उसके बाद में चीन में चाओ और माओ का शासन हो जाता है, उसके बाद चीनियों ने तिब्बत पर कब्जा करना शुरू किया। उस समय तिब्बत में भारतीय सेना की टुकड़ियां रहा करती थीं। ये इतिहास का ऐसा तथ्य है जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। जिस तरीके से भूटान के अंदर भारतीय सेना रहती है, उसी तरीके से तिब्बत में भी भारत की सेना रहती थी। लेकिन जैसे ही पता चला कि चीनी तिब्बत पर कब्जा कर रहे हैं तो नेहरू ने उन सेना की टुकड़ियों को वापस बुला लिया और इसका नतीजा ये हुआ कि पूरे के पूरे तिब्बत पर चीन ने कब्जा कर लिया और उसको अपना प्रांत घोषित कर दिया। उसके बाद चीन का जो सिकियांग प्रांत पड़ता है उसके बीच में और तिब्बत के बीच में लद्दाख का पूर्वी इलाका पड़ता था, जिसको आज अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। और चीन के नेता बार बार नेहरू से ये बात कर रहे थे कि इस इलाके से होकर एक सड़क निकालने दी जाए जिससे कि हम अपने सिकियांग प्रांत में सीधे पहुंच सके। नेहरू ने इस बात को टाल मटोल करने की कोशिश की और उसके बाद चीनी माओ से तुंग के सेना ने उस पूरे इलाके में एक सड़क बनाना शुरू कर दिया, जिसका जिक्र अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने भी अपने दस्तावेजों में किया था। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियां भी, सेना की एजेंसियां भी ये बातें सरकार को बताती रही थी, लेकिन बार बार नेहरू ने इन बातों को टाल दिया और ये कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, चीनी कभी भी अतिक्रमण नहीं करेंगे, वो अच्छे लोग हैं और हमें उनके साथ शांति से ही पेश आना चाहिए। नतीजा ये हुआ कि 1959 में ये बात पूरी तरह साबित हो गई कि चीन ने भारत के उस हिस्से, जैसे पूर्वी लद्दाख कहा जाता था, उसके बीच से एक सड़क बना दी थी तिब्बत से सिकियांग प्रांत के बीच में, और उस पूरे हिस्से पर सीधे तौर पर यह कह दिया था कि अब ये चीन का हिस्सा है। बाद में जब चाओ माओ के साथ नेहरू गलवैयां करते हुए हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दे रहे थे, तब वो नक्शा नेहरू को दिखाया गया, जिसके बाद नेहरू ने थोड़ी बहुत नानुकुर की लेकिन कोई आपत्ति नहीं जताई। बाद में सेना ने कहा कि नहीं, हमें अपनी भूमि वापस चाहिए और उसके बाद 1962 के युद्ध की स्थितियां पैदा हुई, क्योंकि सेना चाहती थी कि उस इलाके में भारतीय सेना रहे और उस इलाके को वापस लिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब भी कभी युद्ध होते हैं तो जो राजनीतिक नेतृत्व होता है उसकी भी बड़ी भूमिका होती है। जब द्वितीय विश्व युद्ध की अगर बात करें, जर्मनी के साथ में ब्रिटेन लड़ रहा था और ब्रिटेन की हालत कमज़ोर थी, उसके बावजूद विंस्टन चर्चिल का एक बयान, एक जो भाषण था वो बहुत ज़्यादा जोशीला था, जिसकी वजह से ब्रिटेन के जो ब्रिटानिया के लोग थे उनके अंदर जोश भर गया और उन्होंने दोबारा से लड़ाई को बहुत ज़्यादा आक्रामकता के साथ लड़ा, जिसके बाद उन्हें विजय भी प्राप्त हुई थी। विंस्टन चर्चिल ने यह कहा था कि हम हर क्षेत्र में लड़ेंगे, समुद्र के किनारे भी लड़ेंगे, समुद्र के अंदर भी लड़ेंगे, जमीनों पर भी लड़ेंगे, हम हवा में भी लड़ेंगे, लेकिन किसी भी हालत में अपनी भूमि को दुश्मन के हाथों नहीं जाने देंगे। लेकिन दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू 1962 के युद्ध में किस तरीके के बयान दे रहे थे, उसकी भी वानगी इतिहास में याद की जाती है। जवाहरलाल नेहरू ने कह दिया था कि हमारी सेना कमज़ोर है, चीनी बहुत मजबूत है और हम अपनी सेनाओं के द्वारा अपनी सीमा की रक्षा नहीं कर सकते हैं। असम के लोगों से मुझे बहुत सहानुभूति है, लेकिन असम के लोगों को अब कष्ट सहने पड़ेंगे, इसका मुझे दुख भी है। यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से नेहरू ने यह कह दिया था कि असम के लोग अब चीन के कब्जे में जाने के लिए तैयार रहे, हम उनकी रक्षा नहीं कर सकते हैं। और इसी को लेकर आज असम में जब अलगाववादी बातें होती हैं तो वहाँ पर यही मुद्दे उठाए जाते थे और ये कहा जाता था कि असम के साथ भारत ने सौतेला व्यवहार किया। चीन ने जब आक्रमण किया तो भारत एक तरीके से असम को सरेंडर करने वाला था चीनियों के हाथों में, और इस तरीके से हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार आज भी जारी है, ये कहने की कोशिश असम के लोग करते थे। निश्चित तौर पर ऐसा किसी भी प्रधानमंत्री के तौर पर या किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को नहीं करना चाहिए। दूसरी बात जो जनरल बीके सिंह ने बताई वो ये थी कि किस तरीके से भारतीय सेना की जो तैनाती थी, जिन जिन पोस्ट के ऊपर वो तैनाती थी, सेना को जहाँ जहाँ खुली छूट दी गई, सेना ने वहाँ चीनियों के साथ कड़ा मुकाबला किया। और ऐसा अरुणाचल प्रदेश की भी कई पोस्ट के भीतर हुआ था, लेकिन उसके बावजूद जवाहरलाल नेहरू को खुद पर विश्वास नहीं था और भारतीय सेना पर भी विश्वास नहीं था, जिसकी वजह से वायुसेना से भी पूरी मदद नहीं ली गई। भारतीय सेना को भी बहुत ज़्यादा कोई मदद ऐसी जवाहरलाल नेहरू ने या कोई जोशीला भाषण या कोई ऐसा काम नहीं किया था जिससे सेना का मनोबल बढ़ता, और सेना ऐसी दुर्गम परिस्थितियों के अंदर सीमित संसाधनों के साथ लड़ रही थी। दूसरी तरफ भारत का जो शासक था
भारत का जो प्रधानमंत्री था सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए बजाय सेना का मनोबल गिरा रहा था, और न केवल सेना का बल्कि पूरे देश की जनता का मनोबल गिराने का काम भी जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यही वजह थी कि 1962 के युद्ध में सेना तो नहीं हारी थी, लेकिन भारत की जो सरकार थी वो पूरी तरीके से चीनियों के आगे झुक गई थी, चीनियों की नीति के आगे सरेंडर कर दिया था जवाहरलाल नेहरू ने, जिसका जिक्र आज जवाहरलाल नेहरू का पड़पोता कर रहा है और वो आरोप लगा रहा है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कि आप सरेंडर मोदी हो गए हो। जबकि हकीकत तो ये है कि कांग्रेस के तमाम प्रधानमंत्रियों ने चीन के आगे हमेशा सरेंडर किया है, और यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान ने मिलकर भारत का करीब करीब 1,20,000 किलोमीटर का एरिया कब्जा कर रखा है, जिसको वापस लेने की कोशिश कभी कांग्रेस ने नहीं की। लेकिन मोदी सरकार ने जब इस पूरे इलाके का जो जैसे जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा हिस्सा है, इसमें 1,20,000 किलोमीटर का, इसको वापस लेने के लिए धारा 370 और 35 से हटाई। उसके बाद जम्मू कश्मीर को दो पार्ट में विभाजित किया, एक लद्दाख का यूनियन टेरिटरी और दूसरा जम्मू कश्मीर का यूनियन टेरिटरी, जिसके बाद पाकिस्तान और चीन दोनों को ही मिर्ची लगी। अब चीन को भी ये लगता है कि जैसे ही भारत के गृह मंत्री ने संसद में घोषणा कर रखी है कि पीओके हमारा है और हम उसको वापस लेकर रहेंगे, तो जिस तरीके से भारत पीओके पर दावा कर रहा है उसी तरीके से भारत सीओएल पर भी दावा करेगा, यानी कि चीन ऑक्यूपाइड लद्दाख के ऊपर भारत दावा करेगा और उसके बाद इसको वापस लेने की मांग करेगा, जिससे बौखलाकर एलएसी के आसपास चीन ने अपनी सेना का जो तैनाती है वो बढ़ाई और उसके बाद तमाम तरीके की घिनौनी हरकतें करने की कोशिश की। लेकिन भारत की सेना 1962 में भी मजबूत थी और आज भी मजबूत है, इसीलिए भारतीय सेना ने चीनियों की गर्दन तक तोड़ दी। चीन का कमांडर मारा गया, 43 से ज्यादा उसके सैनिक मारे गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी भी चीनियों के आगे जिस तरीके से झुकी हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से चीनियों की वकालत करते हुए नजर आ रही है, वो निश्चित तौर पर शर्मनाक है। जय हिंद, जय भारत।